हेलो स्टूडेंट, हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे। थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हीट कैपेसिटी के बारे में बताया था और सीपी और सीवी में रिलेशन बताया था, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी में आपस में क्या रिलेशन है वो डिराइव किया था। आज हम बात करेंगे जूल्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है जूल्स लॉ। जूल्स लॉ या फिर मैं ये कहूं मेजरमेंट ऑफ del E upon del V at constant temperature। ठीक है, यानी जूल्स लॉ किसके बारे में बताता है? कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम के सापेक्ष इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज होगा, आइडियल केस के लिए, रियल केस के लिए क्या चेंज होगा, उसके बारे में कौन बताता है? जूल्स लॉ बताता है। ठीक है, तो मैंने कल आपको जब सीपी और सीवी में रिलेशन बताया था तो मैंने ये कहा था कि डेल ई अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस इक्वल टू होती है 0। क्यों? क्योंकि ये वाली जो टर्म है वो किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रामोलिकुलर फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो आइडियल केस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंट्रामोलिकुलर फोर्स काम नहीं करता, ना रिपल्सन फोर्स काम करता है, ना ही अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। यानी आइडियल केस के लिए ये वाली टर्म क्या होगी? 0 होगी, जिसे एक्सप्लेन किया जूल्स ने। ठीक है, यानी जूल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव किया कि आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम के सापेक्ष इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होता है? 0 होता है, जिसे क्या कहते हैं? जूल्स लॉ कहते हैं। तो जूल्स लॉ क्या कहता है? जूल्स लॉ ये कहता है कि आइडियल गैस के लिए स्थिर ताप पर वॉल्यूम के सापेक्ष जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है उसका मान 0 होता है। अर्थात आदर्श केस के लिए इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो ओनली टेम्परेचर का फंक्शन होती है, ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसलिए स्थिर ताप पर अगर आइडियल गैस को एक्सपेंड किया गया तो आइडियल गैस के लिए आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं ये मानूं कि कोई भी सिस्टम है, उसकी इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है, यानी कि अगर कोई भी सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है, तो टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज क्या लिखूंगी? यानी उस सिस्टम को जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा तो टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा? डीई इक्वल टू लिखूंगी डेल ई डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम dt प्लस डेल ई डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर dt। ठीक है, यानी एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के टेम्परेचर के सापेक्ष इंटरनल एनर्जी में चेंज देखेंगे और एक बार टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम के सापेक्ष इंटरनल एनर्जी में चेंज देखेंगे और दोनों का जो योग आएगा वो किसके इक्वल होगा? टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल होगा। तो डीई इक्वल टू, देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर के सापेक्ष जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है उसे हम सीवी कहते हैं, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी कहते हैं। सीवी dt प्लस डेल ई डेल वी टी डी। ठीक है, ये वाली जो टर्म है सीवी dt, ये वाली टर्म ये रिप्रेजेंट करती है कि टेम्परेचर चेंज से सिस्टम की एनर्जी या फिर कहें इंटरनल एनर्जी किस तरह से चेंज होगी, जबकि ये वाली जो टर्म है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि वॉल्यूम चेंज से सिस्टम की एनर्जी या इंटरनल एनर्जी किस तरह से चेंज होगी। यानी कि टेम्परेचर से सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, जो एनर्जी चेंज होगी, उसे हम एक्सपेरिमेंटली आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जो वॉल्यूम चेंज से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी उसे ज्ञात करने के लिए जूल्स ने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो जूल्स एक्सपेरिमेंट क्या था? जूल्स एक्सपेरिमेंट ये था, देखिए जूल्स ने 2 बल्ब लिए, ए और बी। इन दोनों बल्ब को आपस में स्टॉप कोक से जोड़ दिया और बल्ब ए में इन्होंने भरी आइडियल गैस फिल करी और इसको, इस सिस्टम को थर्मोस्टेट में रख दिया, एक्वस थर्मोस्टेट में रख दिया। एक स्टेरर लगा दिया
ताकि वाटर को रोटेट करते रहें और वाटर के प्रत्येक पार्ट में टेम्परेचर क्या रहे, इक्वल रह सके। और एक थर्मामीटर लगा दिया ताकि टेम्परेचर को चेक किया जा सके। ठीक है, तो जूल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या किया कि स्टोव को खोल दिया, जिससे जो गैस थी वो बल्ब ए से बल्ब बी में एक्सपेंड हो गई। ठीक है, तो इस दौरान जब गैस बल्ब ए से बल्ब बी में एक्सपेंड हो गई तो गैस का वॉल्यूम चेंज हो गया। यानी पहले गैस का वॉल्यूम जो था वो बल्ब ए के वॉल्यूम जितना ही था, अब गैस जो है वो बल्ब बी में भी चली गई, यानी कि ए और बल्ब ए और बल्ब बी दोनों में गैस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो गैस का जो वॉल्यूम है वो बल्ब ए और बल्ब बी के वॉल्यूम के योग के इक्वल हो गया। ठीक है, लेकिन जब गैस बल्ब ए से बल्ब बी में एक्सपेंड हुई तो कोई एक्सटर्नल प्रेशर क्या काम नहीं कर रहा है, यानी कि जो अपोजिंग प्रेशर है उसका मान क्या है, 0 है, क्योंकि बी में हमने क्या रखा है, वैक्यूम रखा है। तो जैसे ही अपन ने स्टोव को खोला तो गैस बल्ब ए से फ्रीली एक्सपेंड हो गई, बल्ब बी में फ्रीली एक्सपेंड हो गई। यानी कि मैं कहूँ अपोजिंग फोर्स प्रेशर या फिर एक्सटर्नल प्रेशर का मान क्या है, 0 है। तो वर्क डन यानी डब्ल्यू पी डेल वी का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि अपोजिंग जो हालांकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है लेकिन जो अपोजिंग प्रेशर या फिर कहूँ एक्सटर्नल प्रेशर है उसका मान 0 है, तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। इस प्रयोग के दौरान जूल ने ये देखा कि ये जो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यानी dt इक्वल टू क्या रहता है, 0। टेम्परेचर चेंज क्या है, 0 है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। एक्सपेरिमेंट के बाद जब टेम्परेचर नोट किया गया तो टेम्परेचर उतना ही मिला जितना एक्सपेरिमेंट के पहले था, यानी टेम्परेचर चेंज क्या हुआ, 0। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं dq इक्वल टू क्या है, 0। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq इक्वल टू de प्लस dw। जब dq 0 है, dw 0 है, तो de भी क्या होगा, 0 होगा। ये बात किसने कही, जूल्स ने कही। यानी कि जब आइडियल गैस को स्थिर ताप पर एक्सपेंड किया जाता है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा, 0 होगा, जिसे जूल्स नियम कहते हैं। यानी कि जूल्स के अकॉर्डिंग जो आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी, आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो ओनली टेम्परेचर का फंक्शन है, ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम के सापेक्ष इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी डी अगर 0 है, यानी कि ये वाली वैल्यू अगर 0 है तो मैं क्या लिखूंगी, इसे क्या लिखेंगे, डी इक्वल टू लिखेंगे CV dt फॉर आइडियल गैस। यानी आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज जो होता है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है, इंटरनल एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है। अगर मैं बात करूं सॉलिड और लिक्विड की, तो देखिए सॉलिड और लिक्विड के लिए ये वाली वैल्यू जो होती है, यानी डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका मान तो बहुत ज्यादा हाई होता है। क्यों, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड का अगर वॉल्यूम थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो इंटरनल एनर्जी में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होता है, लेकिन ये जो वॉल्यूम चेंज है यानी dV या फिर मैं कहूँ डेल V जो होगा वो नेग्लेजिबल होता है, लगभग 0 के इक्वल होता है। क्योंकि सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम हम लगभग कांस्टेंट मानते हैं, उनका वॉल्यूम अगर थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी। तो लगभग हम ये मान के चलते हैं इनका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम चेंज क्या होगा, 0 होगा। जब dV या डेल V का मान 0 है तो 0 इंटू ये वैल्यू, तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यानी कि सॉलिड और लिक्विड के लिए भी मैं क्या लिख सकती हूँ, dE इक्वल टू CV dt, क्योंकि ये पूरी वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि dV का मान या डेल V का मान क्या आता है, 0। तो 0 इंटू डेल E अपॉन डेल V t, इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। यानी सॉलिड और लिक्विड के लिए भी कहें तो सॉलिड और लिक्विड के लिए भी इंटरनल एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है, और कांस्टेंट
टेम्परेचर पर वॉल्यूम के सापेक्ष इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन रियल गैस के लिए इसका मान जीरो नहीं होता, यानी डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर नॉट जीरो फॉर रियल गैस, यानी रियल गैस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम के सापेक्ष इंटरनल एनर्जी चेंज जो होगा वो जीरो नहीं होगा। यानी रियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है और वॉल्यूम पे भी डिपेंड करती है। यानी जो रियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों का फंक्शन है होती है। तो रियल गैस के लिए ये जो वैल्यू ज्ञात करते हैं वो इस तरह से ज्ञात करेंगे, यानी जूल्स कोफिशिएंट की हेल्प से ज्ञात करेंगे। जूल्स कोफिशिएंट जूल गुणांक। जूल गुणांक क्या है, कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी पर वॉल्यूम के सापेक्ष जो टेम्परेचर चेंज होता है वो एक गुणांक के इक्वल होता है जिसे जूल कोफिशिएंट कहते हैं, जिसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी पर वॉल्यूम के सापेक्ष जो टेम्परेचर चेंज होता है वो एक कोफिशिएंट के इक्वल होता है जिसे जूल्स कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो अगर किसी सिस्टम के लिए इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है तो अकॉर्डिंग टू बाय द साइक्लिक रूल ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल के साइक्लिक रूल के अकॉर्डिंग इसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ये जो तीनों फंक्शन है वो आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो साइक्लिक रूल के अकॉर्डिंग यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल के साइक्लिक रूल के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल टी डेल वी डेल वी डेल टी इंटरनल एनर्जी और डेल टी डेल ई कांस्टेंट डेल ई अपॉन डेल टी डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर के सापेक्ष, और ये हम देखेंगे डेल टी डेल ई कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू -1। ठीक है, यानी कि प्रत्येक वेरिएबल में से, तीनों वेरिएबल में से मैंने एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखा और दो वेरिएबल्स को चेंज होने दिया। इस तरह से इक्वल टू किसके आएगा, -1 के, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम के सापेक्ष इंटरनल एनर्जी चेंज और कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी पर टेम्परेचर के सापेक्ष वॉल्यूम चेंज और कांस्टेंट वॉल्यूम पर इंटरनल एनर्जी के सापेक्ष टेम्परेचर चेंज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, -1। ये अपने को ज्ञात करना है, यानी डेल ई अपॉन डेल वी टी इक्वल टू ये दोनों टर्म मैं इधर ले जाऊंगी तो ये दोनों टर्म रिवर्स हो जाएंगी, तो माइनस आ गया। इसे क्या लिखूंगी, डेल टी अपॉन डेल वी ई, और इसे लिखेंगे डेल ई डेल टी वी। ठीक है, तो देखिए डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी इक्वल टू किसके होगी, म्यूजे के, तो मैं इसे लिखूंगी डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो गई, माइनस म्यूजे यानी कि जूल्स कोफिशिएंट, और ये क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर के सापेक्ष इंटरनल एनर्जी चेंज किसके इक्वल होता है, सीवी यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी। तो इस इक्वेशन की हेल्प से यानी कि डेल ई अपॉन डेल वी टी इक्वल टू -CV म्यूजे, इस इक्वेशन की हेल्प से रियल गैस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम के सापेक्ष इंटरनल एनर्जी चेंज क्या आते कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था जूल्स लॉ और जूल्स कोफिशिएंट।
जूल्स लॉ क्या कहता है? जूल्स लॉ ये कहता है कि स्थिर ताप पर आदर्श गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा? जीरो होगा, या फिर स्थिर ताप पर आयतन के सापेक्ष इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा? जीरो होगा। अर्थात आदर्श गैस के लिए इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है, जबकि रियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों का फंक्शन होती है। और वॉल्यूम के सापेक्ष इंटरनल एनर्जी में चेंज हम इस इक्वेशन की हेल्प से ज्ञात करते हैं। ठीक है, थैंक यू।